एक ऐसा स्टेट जहां मंदिर तो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ना तो टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। एक ऐसा स्टेट जहां अहिल्याबाई होलकर वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल है, वही स्टेट आज वुमेन फोर्टिसाइड में टॉप कर रहा है। एक ऐसा स्टेट जहां महाकवि कालिदास ने जन्म लिया और जो एंशियंट टाइम पे वन ऑफ द टॉप एजुकेशन सेंटर ऑफ इंडिया हुआ करता था, आज वही स्टेट लिटरेसी रेट में बहुत नीचे है। इंडिया का इकलौता स्टेट जहां डायमंड की माइंस मिलती है, लेकिन फिर भी भारत के सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहीं रहते हैं। एक ऐसा स्टेट जहां भीमबेटका के प्री हिस्टोरिक केव्स से लेकर खजुराहो के इरोटिक स्कल्पचर्स तक ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एक ऐसा स्टेट जहां कभी ज्ञान और संस्कृति का उजाला था, आज वहां भूख और बेरोजगारी का अंधेरा क्यों है। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट ऑफ द इंडिया, माई होम स्टेट मध्य प्रदेश। आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एजेंट, आई एम ए कॉमन मैन ऑफ इंडिया जो बस एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश इतना गरीब क्यों है। क्या हमारा कल्चर ही हमारी गरीबी की वजह है, या फिर यह सब एक प्लान्ड पॉलिटिकल लूट और सिस्टमेटिक फेलियर का नतीजा है। अगर हम कल्चर का कंपैरिजन करें केरला और तमिलनाडु से, तो केरला का कल्चर 2000 साल से ज़्यादा पुराना है, सेम मध्य प्रदेश की तरह, और तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेट्स एडुकेशन, हेल्थ और जीडीपी में आगे कैसे हैं। तो इसका आंसर है कि उन्होंने अपने कल्चर को मॉडर्निटी से मिक्स किया है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वही का वही सेम है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश इतना गरीब है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मध्य प्रदेश इज माई होम स्टेट। यार, यहाँ बचपन से हम सुनते आए हैं कि बेटा गांव के बाहर जाकर क्या करना है, अपनी जमीन जायदाद संभालो, बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, आखिर में उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। और तीसरा सबसे घटिया बात कि बस बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, आने वाली 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट केरला एंड तमिलनाडु, जहां उन्होंने कल्चर के साथ साथ मॉडर्निटी और साइंस को चूज किया, वहीं हम एमपी वालों ने कहा कि भैया मॉडर्निटी तो कैरेक्टर खराब करती है और साइंस दिमाग। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है, क्योंकि साइंस हर चीज पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, चाहे वो अंधविश्वास हो या पाखंड। और फिर जब कोई व्यक्ति अंधविश्वास या पाखंड पर क्वेश्चन करता है, तो एमपी में उसके लिए कहा जाता है कि यह ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। तो माय ओपिनियन इज कि शायद कल्चर एक फैक्टर हो सकता है, बट नॉट दी मेन रीज़न। इंडिया के सेंटर में लोकेटेड मध्य प्रदेश, जिसे इंडिया का दिल भी कहा जाता है, लेकिन जब हम इस दिल की धड़कन सुनते हैं तो यहाँ बेरोजगारी की चीखें या करप्शन का शोर सुनाई देता है। यह जानने के लिए कि कोई भी जगह आज कैसी है, उसके पास्ट को जानना जरूरी होता है। इसलिए जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसके पास्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उस टाइम पीरियड में जब भारत नाम की एंटिटी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं थी, यानी कि वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में इंडिया में 16 महाजनपद यानी कि 16 बड़े किंगडम थे। इनमें से 2 बड़े किंगडम अवंती और चेदी आते थे आज के मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का मालवा रीजन था अवंती महाजनपद का घर, और इसकी कैपिटल थी उज्जैनी या आज का उज्जैन। और यह शहर अपने टाइम में कॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी का महाकेंद्र था। उज्जैन की घड़ी को ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और यही वो एंशियंट सिटी है जो भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिटी में से एक थी। और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक सम्राट अशोक का पॉलिटिकल कैरियर भी अवंती महाजनपद के
गवर्नर के रूप में स्टार्ट हुआ था और सम्राट अशोक ने ही मध्य प्रदेश के सांची में स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची जो आज के मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बट उस टाइम के चेदी महाजनपद में। और राजा बनने से पहले अशोक ने एक लंबा टाइम पीरियड चेदी महाजनपद में व्यतीत किया था। यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश एंशिएंट टाइम में शिक्षा और धर्म दोनों का संगम था। अब बात करते हैं मिडाइवल पीरियड की, जब मध्य प्रदेश के अंदर दो मेजर डायनेस्टी थी, मालवा की परमार डायनेस्टी और बुंदेलखंड की चंदेला डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी के 9th किंग थे राजा भोज, जिन्होंने मध्य प्रदेश की करंट कैपिटल भोपाल सिटी को बसाया था और उन्होंने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। धार उस समय का एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया था। राजा भोज ने मध्य प्रदेश को एक ऐसा मॉडल दिया जहां डेवलपमेंट, एजुकेशन और आर्किटेक्चर साथ साथ चले। इसके अलावा परमार डायनेस्टी ने मुरैना के पास बाटेश्वर में 200 टेम्पल्स का निर्माण करवाया था और चंदेला डायनेस्टी ने खजुराहो में 85 टेम्पल्स का। इसके बाद आता है मुगल इरा। मुगल रूल के टाइम पे मध्य प्रदेश सेंट्रल वॉर जोन बन गया था। टैक्सेशन बढ़ा, ट्राइबल एरियाज को सप्रेस किया गया और कल्चरल आइडेंटिटी टूटने लगी। फिर इमरजेंस होता है मराठा रूल का और यह मुगल रूल को चैलेंज करते हुए मध्य प्रदेश को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मराठास अपने अटैक के लिए लोकल ग्रुप की हेल्प लेते थे जो थे पिंडारी, और ये पिंडारी वही है जिनकी लाइफस्टाइल वीर मूवी में दिखाई गई है। तो अगर आपको पिंडारीज पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए पिंडारी। जब मराठास का इस रीजन पे कंट्रोल हुआ तो नॉर्दर्न एरिया में ग्वालियर के सिंधिया, मालवा रीजन में इंदौर के होलकर और बाकी एरियाज पे भोसले डायनेस्टी कंट्रोल करती थी। इंदौर की क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने इसी टाइम पीरियड में पूरे देश में मंदिरों का रिनोवेशन करवाया था, क्योंकि मुगल इन्वेजन के डिस्ट्रक्शन के बाद यह टाइम पूरे रीजन के रिबिल्डिंग का टाइम था। और इसके बाद करीब 100 सालों तक मराठा इस रीजन पे कंट्रोल करते हैं और इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इसका कंट्रोल चला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मराठाओं के कमजोर होने के बाद ब्रिटिशर्स ने वन बाय वन किंगडम्स को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया था अंडर दी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर 1857 के रिवॉल्ट के फेलियर के बाद मध्य प्रदेश को प्रिंसली स्टेट बना दिया गया, जिसपे पूरी तरह कंट्रोल रहा ब्रिटिश हुकूमत का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और चंद्रशेखर आजाद जैसे लेजेंडरी आइकॉन ने भी मध्य प्रदेश की धरती पर ही जन्म लिया। मध्य प्रदेश स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडिंग रीजन था, लेकिन सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड होने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप भी बहुत ज़्यादा था और उस टाइम पर कुछ राजाओं ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसका रिजल्ट यह रहा कि इंडिपेंडेंस तक यहाँ पर 27 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी थी। इसके बाद 1947 में भारत आज़ाद होता है और सेंट्रल प्रोविंसेस बन जाता है मध्य प्रदेश। नागपुर इसकी कैपिटल होती है और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वो भी इसी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग ही रहा। उसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश का रिस्ट्रक्चर्ड हुआ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कुछ जिलों का एक्सचेंज भी हुआ। इस एक्सचेंज में एमपी की कैपिटल नागपुर चला जाता है महाराष्ट्र के पास और भोपाल बन जाता है मध्य प्रदेश की नई कैपिटल। पूरे भारत की तरह ही मध्य प्रदेश की भी लगभग 70% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर, लेकिन उस समय हमारे एग्रीकल्चर में इतना खराब काम हो रहा था कि हमें खाना भी बाहर से मंगाना पड़ता था, क्योंकि पॉपुलेशन हाई थी और उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन कम। फिर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका ज़्यादा बेनिफिट मध्य प्रदेश को नहीं मिला और इसका कारण था नेचुरल रिसोर्सेज में कमी और गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड का ना होना। इसकी दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट तो हुआ,
बट स्मॉल स्केल पर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। आज़ादी के 20 साल बाद मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 नई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही स्टार्ट हो पाई, और वो भी कुछ बड़ी सिटीज लाइक भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि बाकी रीजन्स ने भी नेग्लेक्टेड फील करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जन्म होता है बागियों का, खास करके चंबल जैसे रीजन्स में। जैसे फूलन देवी, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और बदला लेने के लिए बाद में बागी बन गई। बलवंत तोमर और पान सिंह तोमर, जिनके लैंड डिस्प्यूट करप्ट सिस्टम के कारण सॉल्व नहीं हो पाए, जबकि पान सिंह तोमर तो आर्मी में थे और नेशनल चैंपियन भी रह चुके थे। और मलखान सिंह, जो मंदिर की जमीन पर इलीगल कब्जे की आवाज उठा रहे थे, और बाद में उन्हीं के ऊपर फर्जी केसेस लगा दिए गए, जिसके कारण बाद में बदला लेने के लिए वो भी बागी बन गए। इन लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट ने इनके रीजन्स पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि आज भी क्राइम में सबसे आगे है और डेवलपमेंट में सबसे पीछे। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, 60s-70s की ड्यूरेशन में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के कारण मध्य प्रदेश को ग्रीन रिवोल्यूशन का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला जितना अदर स्टेट्स को मिला, लाइक पंजाब और हरियाणा। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा केमिकल और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए थे, जिसके लिए मेजर सिटीज लाइक भोपाल में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश होने लगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने यूनियन कार्बाइड जैसे फॉरेन प्लेयर्स को मध्य प्रदेश में प्लांट लगाने के लिए इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब ना तो सेंट्रल फंडिंग प्रॉपर थी और ना ही स्टेट लीडरशिप में विजन, जिसका रिजल्ट सामने आया भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 4000 लोगों को खो दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रियलिटी दिखा दी, जो कि थी डेवलपमेंट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन में स्ट्रिक्टनेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी मध्य प्रदेश की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी और रूरल एरियाज में ही रह रही थी। और इसके बाद मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया। बीमारू स्टेट्स का मतलब था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आता है, तो ये देखकर लगता है कि शायद अब मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की लहर आएगी और मध्य प्रदेश भी डेवलप्ड स्टेट्स की लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था कि अभी भी मध्य प्रदेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही थी और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन हाँ, अर्बन एरियाज में इसका थोड़ा बेनिफिट देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा नहीं अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में। फिर 1991 से 2001 के बीच मध्य प्रदेश के लिटरेसी लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। फिर साल 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काटकर एक अलग स्टेट बना दिया गया, यह कहते हुए कि मध्य प्रदेश का रीजन बड़ा है, अगर 2 स्टेट होंगे तो डेवलपमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट में गिरावट आई और 2011 में मध्य प्रदेश 24 नंबर से हटकर 28 की पोजीशन पर आ गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे इंडिकेटर्स भी डाउन हो गए। डिवाइड होने के कारण छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम डाउन हो गई। इवन आज भी मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ से कम ही है। लेकिन लास्ट 20 इयर्स में मध्य प्रदेश में ग्रोथ देखने को मिली। जो स्टेट सन 2000 में स्ट्रगल कर रहा था, वही स्टेट 2014 में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया। लेकिन यह सडन चेंज आया कैसे? वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और मध्य प्रदेश ने भी वही किया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। तो एमपी गवर्नमेंट ने वही किया, उस सेक्टर पे फोकस किया, पॉलिसीज बनाई जो कि एक्चुअल में वर्क की। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की ग्रोथ वीट प्रोडक्शन के कारण मैनली इंक्रीज हुई। 2002 में जहां देश के वीट प्रोडक्शन में एमपी का कंट्रीब्यूशन 7% था,
वहीं अब बढ़कर 17% हो गया। और साल 2019 में मध्य प्रदेश बीट प्रोडक्शन के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया। और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 47% है। और इंडिया में मध्य प्रदेश अकेला इकलौता ऐसा स्टेट है जिसकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन साल दर साल कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ के बावजूद मध्य प्रदेश उन 4 स्टेट्स की लिस्ट में आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेते हैं। क्योंकि एमपी की ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स लाइक एजुकेशन और हेल्थ अभी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अभी भी इलाज की कमी है। और हेल्थ केयर में मध्य प्रदेश की रैंक बॉटम 6 नंबर पर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी मध्य प्रदेश वर्स्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। इवन बिहार और झारखंड मध्य प्रदेश से अच्छी पोजीशन पर है। और सरकारी स्कूलों की हालत तो ऐसी है कि 5-5 क्लासेस के लिए एक एक टीचर है और वो भी छुट्टी पर रहता है। क्वालिटी एजुकेशन की लिस्ट में मध्य प्रदेश बॉटम 6 नंबर पर है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, हालांकि यह सच भी है, लेकिन फिर भी फॉर्मर सुसाइड की लिस्ट में मध्य प्रदेश टॉप 5 की लिस्ट में आता है। वुमेन के साथ रेप केसेस में भी मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद सेकेंड पोजीशन पर है। पॉवर्टी इंडेक्स में भी मध्य प्रदेश बॉटम 5 नंबर पर है। आज भी मध्य प्रदेश की 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश की पोजीशन बॉटम 4 नंबर पर है। इसके अलावा व्यापम जैसे स्कीम के कारण स्टेट का नाम काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ। और व्यापम स्कीम के बाद लेटेस्ट पटवारी भर्ती स्कीम भी किसी से छिपा नहीं है। और जिस तरह सैंड माफियाज खुलेआम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार देते हैं, इससे स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का असली चेहरा दिखाई देता है। स्टार्टअप और इनोवेशन के मामले में भी स्टेट काफ़ी पीछे है। मध्य प्रदेश में आइडियाज़ तो है, लेकिन सपोर्ट और फंड नहीं। नो डाउट एमपी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा काम किया है, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर से आई है, इसलिए यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। मध्य प्रदेश का सच यही है कि एक टाइम पे यह देश का दिल और दिमाग दोनों था, लेकिन आज वोट बैंक और स्कैम की लेबोरेटरी बनकर रह गया है। तो हमने स्टार्टिंग में जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि गरीबी की असली जड़ क्या है, तो नाउ अब हम कह सकते हैं कि गरीबी की असली जड़ संस्कृति या कल्चर नहीं है, बल्कि कल्चर का मिसयूज और सिस्टमेटिक करप्शन है। जब तक लोग कहते रहेंगे कि यार चलता है, सब कुछ ऐसे ही होता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं आ सकते। सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। तो आप बताओ, आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो और आपके एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है, कल्चर या करप्शन? कमेंट करके बताओ।